नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने अपने प्रश्न पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है पॉलिसी धारकों के लिए जोखिम के आकलन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा एकल कॉर्पोरेट समूह में केंद्रीकृत निवेश के कारण पॉलिसी धारकों की निधि पर जोखिम का कोई आकलन किया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या LIC ने बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए उक्त निवेशों का स्वतंत्र मूल्यांकन का जोखिम आकलन कराया? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने और अधिक जोखिम वाली कॉर्पोरेट कंपनियों में निवेश के किसी भी गलत केंद्रीकरण को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इस सवाल का जवाब दिया वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विनियम 2024 और LIC के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों द्वारा अभिशासित होता है। इन विनियमों के अनुसार एक निवेश समूह की सभी कंपनियों के लिए इक्विटी और ऋण दोनों में निवेश एक बीमा कंपनी द्वारा अनुरक्षित संबंधित निधियों के तहत राशि के 15% तक सीमित है। ये सीमा पॉलिसी धारक निधि में निवेश के संकेंद्रण और जोखिम को रोकने के लिए निर्धारित की गई है। LIC द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इसका निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों के भीतर है। LIC का निवेश आंतरिक अनुसंधान रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत जांच पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतिगत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। पोर्टफोलियो की सक्रिय रूप से निगरानी की जाती है और बाजार की स्थिति के अनुसार रीबैलेंसिंग किया जाता है और पोर्टफोलियो की समीक्षा निवेश समिति द्वारा तिमाही के रूप में भी की जाती है, जो निगम बोर्ड की एक उप समिति है। ऋण प्रस्तावों की समीक्षा किसी भी निवेश करने से पहले वित्तीय विभिन्न तुलन पत्र, अनुपातों और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर किया जाता है। आवश्यकता होने पर निवेश समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है, जैसा कि IRDAI नियमों द्वारा निर्धारित किया गया है। निवेश प्रक्रियाओं के संबंध में जांच और नियंत्रण समवर्ती लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, प्रणाली लेखा परीक्षकों और IFC लेखा परीक्षकों और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित किए जाते हैं। LIC विभिन्न आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है और IRDAI ये जांचने के लिए ऑन साइट और ऑफ साइट निरीक्षण भी करता है। LIC द्वारा किए गए निवेश IRDAI मानदंडों के अनुरूप हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कौशल भारत मिशन से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नारायण दास अहिरवार ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार द्वारा कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के कौशल को बढ़ाने के लिए अब तक कोई अभियान और कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं? क्या ये सच है कि देश में 30 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक कुल कितने लोगों को प्रशिक्षित और नामांकित किया गया है? क्या उक्त योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की गई है? इस सवाल का जवाब दिया कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत की कौशल भारत मिशन के तहत 2015 में शुरू की गई
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के कौशल और नियोजनीयता को बढ़ाया जा सके। ये पहल सामूहिक रूप से NSQF संरेखित कौशल, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, सॉफ्ट स्किल और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है और कौशल भारत के बैनर तले बड़े पैमाने पर एकजुटता और जागरूकता अभियानों द्वारा समर्थित है, जिसमें रोजगार मेले, शिक्षुता अभियान और स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से डिजिटल आउटरीच शामिल है। SIM की शुरुआत के बाद से कौशल विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई। इस मिशन के तहत साल 2015-16 में शुरू की गई PMKVY योजना ने 1.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया और प्रमाण पत्र दिए। NEPS के तहत 2016-17 में वित्त वर्ष 2025-26 तक 49.12 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ITI की संख्या 2014 में 9,776 से बढ़कर वर्तमान में 14,682 हो गई। मंत्रिमंडल ने उन्नत ITI योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशलीकरण और नियोजनता को भी अनुमोदित कर दिया है, जिसका अनुमानित परिव्यय 5 वर्षों की अवधि में 60,000 करोड़ रुपए है। इन सामूहिक प्रयासों के कारण व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं का प्रतिशत 2017-18 में 7.1 से बढ़कर 2023-24 में 26.1 हो गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इसका शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,76,11,055 है और इसी अवधि के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,64,33,033 है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर के युवाओं को लघु अवधि प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए PMKVY योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से सुसज्जित करके रोजगार के अवसरों तक पहुंचने के लिए उनकी नियोजनीयता को बढ़ाना है। वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान PMKVY योजना के तहत लागू किए गए पहले 3 संस्करणों में PMKVY 1.0, PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के तहत नियोजन को ट्रैक किया गया। PMKVY 4.0 के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को उचित मार्गदर्शन और अभिविन्यास प्रदान करने, विविध करियर पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे विभिन्न IT उपकरण भी ये अवसर प्रदान करते हैं। PMKVY 4.0 के तहत विशेष समूहों जिनमें महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं के साथ साथ विशेष क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर आयोजित प्रशिक्षण के लिए सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार आवास, भोजन और परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। विशेष समूहों के लिए परिवहन सुविधा गैर आवासीय प्रशिक्षण के मामले में भी स्वीकार है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाताओं को सहायक उपकरण और सहायक उपकरण खरीदने, कौशल प्रशिक्षण में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और बाद में उनके अवसरों और लाभकारी वेतन एवं स्वरोजगार तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रत्येक दिव्यांगजन अभ्यर्थी को 5,000 रुपए तक की विशेष सहायता प्रदान की जाती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वित्तीय जागरूकता को मजबूती देने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा है कि सरकार ने वित्तीय जागरूकता को मजबूत करने, पहुंच बढ़ाने और इंटरैक्टिव प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं। इस पहल के तहत अब तक कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसमें कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। क्या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने वित्तीय शिक्षा और सेवाओं की अंतिम स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु किसी संस्थान या जन भागीदारी वाले संगठन के साथ साझेदारी की है, और यदि हाँ तो अब तक की उपलब्धियां सहित पूरे देश में इन्वेस्टर दीदी पहल को और व्यापक बनाने के लिए भविष्य की योजना क्या है। इस सवाल का जवाब दिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वित्तीय साक्षरता के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं। वित्तीय साक्षरता केंद्र परियोजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। देश भर में कुल 2,421 CFL स्थापित किए गए, जिनमें से एक
CFL औसतन 3 ब्लॉकों को कवर करता है। बैंक अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से, UPI के माध्यम से, गोइंग डिजिटल और आम जनता के लिए विभिन्न लक्षित समूहों के लिए तैयार किए गए शिविरों का आयोजन करते हैं। बैंक की ग्रामीण शाखाओं को प्रति माह एक शिविर आयोजित करना होता है, जिसमें उन सभी संदेशों को शामिल किया जाता है जो वित्तीय जागरूकता संदेश पुस्तिका का हिस्सा है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल, वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल है। देश भर में जनता के सदस्यों के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए 2016 से हर वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मल्टीमीडिया बहुभाषी जन जागरूकता अभियान, जिसका शीर्षक RBI कहता है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, सुरक्षित बैंकिंग कार्यप्रणालियों पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण द्वारा देश भर में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन IAP के तहत शिविरों का आयोजन करके वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान की जाती है। निवेश दीदी एक ऐसी पहल है जिसमें SHG और महिला मंडलों की मदद से आंगनबाड़ियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत हॉल और केवल महिलाओं की सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निवेशक दीदियां घरों और आस पड़ोस का भी दौरा करती हैं, वित्तीय शिक्षा को उनके दरवाजे तक लाती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गतिशीलता प्रतिबंधित है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने पूरे भारत में 68,738 से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने वाले 1,110 शिविरों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी कार्यक्रम के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ भागीदारी की। अखिल भारतीय स्तर पर इस पहल की पहुंच और परिणाम का विस्तार करने के लिए निवेशक दीदी चरण 7 अप्रैल 2025 को शुरू कर दिया गया है। निवेशक दीदी चरण 2 में देश भर में महिलाओं सहित ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी को लक्षित करते हुए जिम्मेदार निवेश, धोखाधड़ी की रोकथाम और डिजिटल बैंकिंग पर 4,000 वित्तीय साक्षरता शिविरों की परिकल्पना की गई। लगभग 40,000 महिला डाक कर्मचारियों को सामुदायिक वित्तीय शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये पहल जमीनी स्तर पर वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए डाक कर्मचारियों की व्यापक ग्रामीण उपस्थिति का लाभ उठाती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बिजली की खपत की स्मार्ट निगरानी से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि ने। उन्होंने विद्युत मंत्रालय से पूछा है कि देश में स्मार्ट मीटरों की शुरुआत की स्थिति क्या है, स्मार्ट मीटरों की खरीद की क्या व्यवस्था है और कितने प्रतिशत स्मार्ट मीटर स्वदेशी हैं या उनमें स्वदेशी सामग्री है। क्या सरकार इस क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं और स्टार्टअप्स को कोई प्राथमिकता देती है और घरेलू सब स्टेशन और ग्रिड स्तर पर बिजली की खपत की स्मार्ट निगरानी की दिशा में किसी संबंधित पहल का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा कई राज्यों ने राज्य योजनाओं या बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत स्मार्ट मीटर लगाए हैं। अब तक विभिन्न स्कीमों के तहत देश में 4.76 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। RDSS के तहत टोटेक्स मोड में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है। उन्नत मीटरिंग अवसंरचना सेवा प्रदाता मीटरों की स्थापना के बाद मीटरिंग अवसंरचना की आपूर्ति, रखरखाव और प्रचलन के लिए जिम्मेदार हैं। स्मार्ट मीटर में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद विभिन्न कदम उठाए हैं। 1 जुलाई 2023 में स्मार्ट मीटर को सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुबंध में शामिल किया गया था। वर्तमान में स्मार्ट मीटर में न्यूनतम स्थानीय सामग्री 60% होनी चाहिए। इसके अलावा चूंकि हेड एंड सिस्टम और मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम उन्नत मीटरिंग अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं, इसलिए MDM और HES में 100% MLC को दिनांक 1/1/25 से अनिवार्य किया गया था। सभी स्तरों पर विद्युत की खपत की स्मार्ट निगरानी के लिए कई प्रमुख पहल की गई। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके ऊर्जा उपयोग पर रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं। फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता स्तर सहित प्रणाली स्तर पर स्मार्ट मीटर से सृजित डेटा ऊर्जा लेखांकन के संबंध में पूरी अंतर्दृष्टि देता है और ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए वितरण यूटिलिटी द्वारा उपयोग किया जाता है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर में परिवर्तित होने से उपभोक्ताओं को बेहतर बजट और यूटिलिटी के लिए बेहतर नकदी प्रवाह और बिलिंग दक्षता की सुविधा मिलती है। सब स्टेशन और ग्रिड स्तर पर निगरानी में विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार के लिए IT प्रणालियों का स्वचालन और एकीकरण शामिल है। RDSS के तहत स्काडा DMS प्रणालियों को मंजूरी दी गई है और दूरस्थ निगरानी और नियंत्रण के माध्यम से आउटेज को कम करने और खराबी के लिए प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में मदद करते हैं। इस प्रकार विद्युत वितरण नेटवर्क की दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार करते हैं। स्कीम के तहत सब स्टेशन, पारेषण लाइन और भूमिगत केबलिंग सहित वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन करने सहित आधुनिकीकरण कार्यों के लिए निधि आवंटित की गई है। वितरण नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण के लिए ग्रिड का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण आवश्यक है, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा पारगमन की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त ये मंत्रालय समाधान विकसित करने और उन्हें स्केल अप करने के लिए स्टार्टअप सहित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं की सक्रिय रूप से सहायता कर रहा है, जिन्होंने RDSS के तहत विभिन्न उपयोग मामलों के लिए स्मार्ट मीटर से डेटा का लाभ उठाया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय गैस ग्रिड विस्तार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पूछा है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड के तहत देश में प्राकृतिक और पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है और निर्माणाधीन नई पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है। वन नेशन वन गैस ग्रिड को लागू करने के लिए सरकार द्वारा समानीकृत गैस टैरिफ सहित कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से राज्यों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों और शहरी गैस वितरण नेटवर्क में क्या प्रमुख लाभ होने की संभावना है। इस सवाल का जवाब दिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, विनिर्माण, प्रचालन और विस्तार हेतु कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने वाला प्राधिकरण है। देश भर में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से PNGRB ने विभिन्न कंपनियों को देश भर में लगभग 34,233 किलोमीटर लंबे NGPL नेटवर्क, जिसमें कॉमन करियर स्पर लाइन, टाई इन कनेक्टिविटी और समर्पित पाइपलाइन शामिल है, को प्राधिकृत किया है, जिसमें से 25,429 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन जून 2025 तक प्रचालित हो चुकी है। 10,459 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन विनिर्माण के विभिन्न चरणों में है। सरकार ने एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड को क्रियान्वित करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ प्रमुख ट्रंक पाइपलाइनों को मंजूरी प्रदान करना, कम मांग वाले क्षेत्रों में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण प्रदान करना, एकीकृत प्रशुल्क लागू करना, CGD नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना करना, उच्च दाब उच्च ताप वाले क्षेत्रों, गहरे समुद्री और अति गहरे समुद्री एवं कोयला क्षेत्रों से उत्पादित गैस हेतु अधिकतम मूल्य के साथ विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान करना, जैव CNG को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प पहल आदि शामिल है। सरकार राष्ट्रीय गैस ग्रिड के विनिर्माण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और इसमें तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ निरंतर समीक्षा और समन्वय करती है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से स्वच्छ, भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा, घरेलू सुविधाओं में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता में कमी, औद्योगिक समूहों एवं नगर गैस वितरण नेटवर्क तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। प्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सुनिश्चित गैस आपूर्ति विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है, नए निवेश को आकर्षित करती है, प्रचालन लागत को कम करती है और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। CGD नेटवर्क के भीतर CNG और PNG की उपलब्धता स्वच्छ गतिशीलता और घरेलू ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिसमें वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय स्थिरता में वृद्धि होती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जल जीवन मिशन के तहत पेयजल वितरण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद SR शिवलिंगम ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार को इस बात से के प्रमाण मिले हैं कि तमिलनाडु राज्य जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन विस्तार भूजल, भू भ्रमण और पेयजल वितरण में संरचनात्मक कमियों का सामना कर रहा है। यदि हाँ, तो राज्य में सामग्री आपूर्ति में देरी, ठेकेदारों की तैनाती संबंधी समस्याएं, असमान पर्यावास कवरेज और तकनीकी कमियों के संबंध में दर्ज किए गए कारक कौन कौन से हैं और सरकार जलापूर्ति प्रणालियों को उन्नत बनाने, निगरानी को सुदृढ़ करने और परिवार स्तर पर विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय करने की मंशा रखती है।
इस सवाल का जवाब दिया है जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन हर घर जल क्रियान्वित कर रही है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अनुसार राज्य में जेजेएम के कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में 12मासी नदियों की अनुपस्थिति, कम भूजल स्रोतों के साथ व्यापक कठोर चट्टान स्तर की उपस्थिति और ये तथ्य कि 57% ब्लॉक अति दोहित, महत्वपूर्ण और अर्ध महत्वपूर्ण श्रेणियों के तहत हैं और 3% खाड़ी क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने जेजेएम के कार्यान्वयन की गति को भी प्रभावित किया। इन चुनौतियों के बावजूद तमिलनाडु राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। मिशन की शुरुआत में नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या 21.76 लाख से बढ़कर आज 111.95 लाख पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य ने सूचित किया है कि जेजेएम के तहत शुरू की गई सभी 21,258 एकल ग्राम योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 101 बहुग्राम और रेट्रोफिटिंग योजनाओं में से 91 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 10 योजनाएं जनवरी 2026 तक पूरी होने वाली हैं। कार्यों की निरंतरता बनाए रखने और ठेकेदारों को जुटाने, सामग्री आपूर्ति आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार ने 2,300 करोड़ रुपए का अग्रिम राज्य हिस्सा जारी किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए जल आपूर्ति प्रणालियों का उन्नयन करने, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने और पारिवारिक स्तर पर विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। सभी ग्राम पंचायतों को संयुक्त जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा। जेजेएम के तहत निष्पादित सभी कार्यों का निरीक्षण तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है और निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही भुगतान किया जाता है। कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन केवल 2 दस्तावेजों के आधार पर और गृह संपत्ति कर रसीद को जमा करने पर प्रदान किए जाते हैं, जो आसान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। जल आपूर्ति की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाने के लिए 97 जेजेएम योजनाओं में कुल 8,022 IoT आधारित स्मार्ट वाटर मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। TWAD बोर्ड के प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत जल आपूर्ति शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जा रही है। तो आपने देखा कि प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान किन मंत्रालयों से जुड़े हुए या संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय ने दिया। इसी के साथ फिलहाल प्रश्नकाल के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।